स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर लेखन क्षमता अर्थात आंसर राइटिंग स्किल के बेहतर गुणात्मक सुधार के लिए या संवर्धन के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से प्रारंभ किया है। दृष्टि आईएएस का यह प्रयास है कि बिहार के परीक्षार्थी जो बड़े जीवटता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ तैयारी तो करते हैं, परंतु कई बार गुणवत्ता के रह जाने या प्रश्न के बेहतर समझ या उत्तर के बेहतर प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन नहीं बना सकने के कारण अच्छे रैंक के साथ चयनित नहीं हो पाते या चयनित ही नहीं हो पाते। इस प्रक्रिया में टीम दृष्टि ने यह पहल किया है। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी या इकोनॉमिक्स से संबंधित जो कृषि के टॉपिक्स हैं या प्रादेशिक नियोजन और विकास के टॉपिक्स हैं उनका उत्तर दे रहा हूं। इस प्रक्रिया में 60वीं और 62वीं बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के जो मुख्य परीक्षा आयोजित हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे उसी का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। आज का प्रश्न पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से ही संबंधित है, प्रदूषण पर बेस्ड है। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को और जानते हैं इसका बेहतर उत्तर कैसे आप लिख सकते हैं या कैसे निर्मित कर सकते हैं। प्रश्न है, भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है। प्रदूषण पर यह प्रश्न बेस्ड है। भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है, इसके कारणों की पहचान कीजिए। देखिए, प्रदूषण पर प्रश्न तो पूछा गया है, परंतु प्रदूषण के अवधारणा को ऐसे हम लोग देंगे, यहाँ पर देना चाहिए, लेकिन प्रदूषण भारत के लिए खतरा है इस पर कुछ लिखना नहीं है, कोई चर्चा नहीं करनी, कोई विमर्श नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन अर्थात प्रश्न की समझ। अगर आपके पास बेहतर प्रश्न की समझ ही नहीं है तो उत्तर हमेशा गलत ही होगा या गलत दिशा में होगा, है ना। तो भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है, इसके कारणों की पहचान कीजिए एवं इंगित कीजिए कि शासन द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, यहां पर चाहिए का मतलब है शुड बी, मतलब जो विधि आदि बना है उसकी चर्चा हमें नहीं करनी कि ये विधि बनना चाहिए, ये विधि बन गया है। जो एप्लीकेबल होगा हमें उस पर चर्चा करनी है, ठीक है। सरकार के वे कदम या कौन से कदम सरकार को उठाना चाहिए की चर्चा करनी है। साथ ही साथ जनता द्वारा कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए, अर्थात ये गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस से कंसर्न प्रश्न है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देखते हैं। पॉल्यूशन हैज बिकम सीरियस थ्रेट फॉर इंडिया, ट्रांसलेशन की कोई त्रुटि नहीं है। आइडेंटिफाई कॉजेज एंड इंडिकेट, अर्थात पॉल्यूशन पर ये बेस्ड है प्रश्न और थ्रेट तो इंडिया के लिए बना है, इसलिए वैश्विक संदर्भ में हम नहीं जाएंगे। इसके कॉजेज को देखना है एंड इंडिकेट विच मैंडेटरी स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब यहां पे सरकार के द्वारा जो मैंडेटरी स्टेप्स लिए जाने चाहिए, चूंकि यहां पर भी शुड बी ही है, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी वॉलंटरीली डन बाय द पीपल, अर्थात लोगों के द्वारा किस किस कदम को या लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए, यहां भी शुड भी ही है, जिससे कि प्रदूषण के समस्या से हम निजात पा सकें। तो प्रश्न की यदि रिक्वायरमेंट को देखें या प्रश्न की मांग को देखें, प्रश्न क्या चाहता है उत्तर के अंतर्गत आपसे परीक्षार्थियों से, तो ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहले प्रदूषण भारत को समेटते हुए, भारत को जोड़ते हुए प्रदूषण की अवधारणा को देना है। ये बगैर दिए ये प्रश्न आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब इसका उत्तर बनेगा नहीं। अवधारणा के पश्चात हम लोग देंगे कारण, लेकिन कारण से पहले मैं इंडिकेट कर दूं, यदि आप प्रदूषण के प्रकार को नहीं देंगे, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि किसी प्रदूषण का नाम नहीं है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, प्राथमिक प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषण, कई प्रकार होते हैं, बट कहीं इंडिकेशन नहीं है, कहीं भी ये सूचित नहीं किया गया है कि प्रदूषण के किस भाग पर प्रश्न बेस्ड है। तो यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार को स्पष्ट करना ही होगा और तब सब पर थोड़ा थोड़ा इंडिकेटिव इस प्रकार से सूचना देनी होगी ताकि एग्जामिनर को लगे कि परीक्षार्थी पूरी तरह से तैयार है, फैक्चुअल भी कंसेप्चुअल भी, है ना। तो प्रकार देना होगा, प्रकार में 5 प्रकार, तो सबसे पहले देना होगा। इसके बाद देना होगा कारण,
कारण के साथ निवारण। निवारण का मतलब हुआ व्हाट मैंडेटरी स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज मास सिटीजन्स। तो निवारण की प्रक्रिया में सरकार के कदम या सरकार के कार्य और जनता के कार्य, मोटा मोटी हम देखें तो प्रश्न ऐसे ही चलेगा, है ना। प्रकार में अगर हम लोग देखें तो पहले आ जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषण, ये जरूर देना चाहिए। ये प्रदूषण के गुणात्मकता को और उससे होने वाले क्षरण के गंभीरता को बताता है, द्वितीयक प्रदूषण। इसके साथ साथ प्रकार में मृदा प्रदूषण, मृदा मतलब स्थल हो गया। वायु प्रदूषण ये बहुत खतरनाक है, साथ में जल प्रदूषण ये भी कम खतरनाक नहीं हो सकता। तो स्थल, वायु, जल। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ये कम से कम 5 प्रदूषण तो हमें यहां पर मेंशन करना चाहिए। और इन्हीं 5 प्रदूषण के अंतर्गत सरकार के क्या स्टेप्स होने चाहिए और जनता के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, यही गवर्नेंस अर्थात सुशासन या अभिशासन की प्रक्रिया से जुड़ जाता है ना। अब ये उत्तर इतना बिखर सकता है कि यदि आप एक वायु प्रदूषण को थोड़ा डिटेल में लिख दीजिए और बाकी को उपेक्षित कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो बैलेंस उत्तर नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर कुछ मॉडल डायग्राम या फ्लो चार्ट देंगे, है ना, जिससे कि गागर में सागर वाला मामला हो। दूसरा, फ्लो चार्ट या मॉडल या डायग्राम जो होते हैं वो हमेशा उत्तर की गुणवत्ता को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, अर्थात वो अंकदायी होंगे, मार्क्स को अधिक दिलाने में सहयोग करेंगे। तो ऐसे फ्लो चार्ट, मॉडल्स, डायग्राम्स आदि को भी हम लोग देंगे, है ना। तो ये देखते चलना है आपको और तब जाकर के उत्तर बनेगा। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ उत्तर का फॉर्मेट हम किस प्रकार से बनाएंगे। उत्तर का फॉर्मेट हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, अर्थात प्रस्तुतिकरण। इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंटेशन। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है ये वैसे। अब सबसे पहले यहां पर हम लोग प्रदूषण की अवधारणा को देंगे। प्रदूषण के एक सामान्य अवधारणा को देंगे जो सब में फिट बैठे। प्रदूषण के अवधारणा को देने के बाद यहीं पर हम लोग प्रदूषण के प्रकार को एक्सप्लेन कर देंगे। प्रदूषण के प्रकार, क्योंकि जब तक देंगे नहीं तब तक कैसे बताएंगे कौन सा सरकार इस पे उपाय करेगी और कौन सा जनता को उपाय करना चाहिए। तो अवधारणा के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 शब्द लेंगे और यहाँ पर एक मॉडल के द्वारा हम प्रदूषण के प्रकार को स्पष्ट कर देंगे। तो मॉडल के इंक्लूडिंग लेंगे तो 15 शब्द खर्च होगा। 10 से 15 शब्द में 15 शब्द यदि जोड़ दें तो प्रदूषण की अवधारणा और प्रदूषण के प्रकार दोनों ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रदूषण की अवधारणा और प्रदूषण के प्रकार के साथ हम यदि कुछ मॉडल्स दे दें, जैसे क्या करना चाहिए पर, है ना, यहीं पर हम क्या करना चाहिए पे कुछ मॉडल दे दें, एक और मॉडल दे दें, हम बताएंगे कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर वो मॉडल बन सकता है कि सबसे पहले विधि मतलब होता है कानून। कानून का निर्माण कौन करेगा? शासन करेगा, प्रशासन करेगा। लेकिन कानून हमेशा वैसा बनना चाहिए जो बड़ा व्यवहारिक हो और साथ ही प्रदूषण को रोकने में सक्षम भी हो। तो व्यवहारिक और सक्षम विधि का निर्माण, व्यवहारिक एवं सक्षम विधि, केवल व्यवहारिक ही ना हो, सक्षम भी हो। सक्षम विधि का निर्माण ये कौन करेगा? प्रशासन करेगा। जो विधायिका है इसके लिए करेगा इसको। प्रशासन जो है वो उत्तरदायी होना चाहिए। उत्तरदायी मतलब अकाउंटेबल। जैसे आप देखिए, जो होता है कई बार देते हैं आप टारगेट पे काम करने के लिए। प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में क्या अंतर है? प्राइवेट बैंक वाले
एम्प्लॉयज़ जो है वो टारगेट बेस्ड काम करते हैं कि भाई ये काम पूरा करना ही है, तब आपका इंक्रीमेंट होगा, तब आपका प्रमोशन होगा, और तब वो बड़े लगन से कार्य करते हैं। परंतु सरकारी कर्मचारियों में अक्सर ये हो जाता है कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उत्तरदायी होना और जिम्मेवार होना में फर्क है। उत्तरदायी का मतलब होता है अकाउंटेबल, अर्थात अगर ये नहीं हुआ तो आपसे पूछा जाएगा ये क्यों नहीं हुआ। आप पर जिम्मेवारी फिक्स है और उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, ये उत्तरदायित्व होता है। लेकिन अगर हम जिम्मेवारी की बात करें तो जिम्मेवारी का मतलब होता है आपको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो सजा नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तरदायी होने पर आप नहीं करते हैं तो प्रतिबद्धता में इस कमी की वजह से आप पर एक्शन लिया जा सकता है। तो यहां पर उत्तरदायित्व की बात होगी। तो प्रशासन को उत्तरदायी होना चाहिए और जनता को जिम्मेदार होना चाहिए। अगर जनता जिम्मेदार नहीं हुई तो काम नहीं होगा, और तीनों में अंतराकर्षण जब होना शुरू हो जाएगा, अर्थात बेहतर विधि का निर्माण हो जाएगा, जो विधि व्यवहारिक होगा, सक्षम होगा, प्रशासन जिम्मेवार उत्तरदायी हो जाए, अकाउंटेबल हो जाए, और जनता जिम्मेवार हो जाए, तब प्रदूषण पर रोक अपने आप लग जाएगा। अरे सच में ऐसे मॉडल्स दे करके हम एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस मॉडल को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो प्रदूषण के प्रकार और मॉडल हम लोग स्टार्ट में ही दे देंगे। प्रदूषण के को रोकने हेतु, चूंकि इसको रोकने की बात की गई है कारण का पता लगाकर, और सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए थ्रू प्रशासन। और सरकार का स्टेप, सरकार का मतलब दोनों हो जाता है, विधायिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो उसको क्रियान्वित करता है, विधायिका जो विधि को बनाता है, और जनता की सहभागिता। जनता यदि रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो ऑब्वियसली पोल्यूशन या कोई भी जो नेगेटिव वर्क है उसमें काफी कमी आ सकता है ना। तो प्रदूषण को रोकने का एक मॉडल दे देंगे। अब यहाँ पे आप 15 से कुछ शब्द बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हम 3 चीज को यहाँ पर समेट रहे हैं, है ना। इसके बाद हम जो 5 मेजर पोल्यूशन है, जैसे कौन कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहले लेंगे हम लोग मृदा प्रदूषण, स्थल पर चलेंगे। मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण के सबसे पहले कुछ कारण को लेंगे, कारण के साथ सरकार के उपाय या सरकार के कार्य और जनता के कार्य, यही तो लिखना है। तो हम लोग एक साथ मृदा प्रदूषण पे तीनों ले लेंगे, फिर वैसे ही हम लोग करेंगे वायु प्रदूषण पर, तीनों को ले लेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे जल प्रदूषण पर, तीनों को ले लेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे हम लोग ध्वनि प्रदूषण पर, सबको, ऐसे ही करेंगे नाभिकीय प्रदूषण पर। अब आप सोच रहे होंगे कि नाभिकीय प्रदूषण में जनता क्या कर सकती है। जनता प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण पर बहुत कुछ कर सकती है, सरकार पर दबाव भी बना सकती है कि यह कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता कभी इस प्रकार से जिम्मेवारी से, सहभागिता से या सहभागिता के सुनिश्चितता से कार्य करती ही नहीं है, इसलिए समस्या उत्पन्न होता है। और यह प्रश्न केवल इन्वायरमेंट से कंसर्न नहीं है, आप सोचिए ध्यान से, तो आपको थोड़े बहुत पॉलिटियन गवर्नेंस की भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जनता के कार्य, जनता जिम्मेवार हो सकती है और प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायी हो सकते हैं, और यदि ऐसा हो तो बहुत ही बेहतर हो सकता है ना। तो यहाँ पर 5 प्रदूषण को 1 बाय 1 हम सब पे थोड़ा थोड़ा इन तीनों चीजों को जोड़ लेंगे, कारण भी, सरकार के कार्य भी, जनता के कार्य भी, इन सब पे थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। लगभग 300 शब्द तक का आपको एक हेल्दी प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि इस प्रश्न की मांग क्या है, अर्थात यहां पे देखिए, अवधारणा प्रारंभिक एवं द्वितीयक प्रदूषण, इसका प्रकार में मृदा, वायु, जल, ध्वनि, नाभिकीय प्रदूषण, फिर कारण की चर्चा करेंगे, निवारण की चर्चा करेंगे। इसी को मैंने प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कहां कहां कितने कितने शब्द खर्च करेंगे, तो मैं इधर लिखता हूं दूसरे कलर से। अगर मान लीजिए इन तीनों में हमें 30 शब्द खर्च कर दिया,
30 शब्द खर्च कर दिया, कुछ और मॉडल्स आदि ले लिए, तो ये 5 हैं। तो 5 पे यदि हम लोग 50-50 शब्द भी खर्च करें एक पर, क्योंकि 3 भाग में बटा हुआ है, पहले हम कारण बताएंगे, फिर सरकार के कार्य बताएंगे, फिर जनता के कार्य बताएंगे। तो 50-50 शब्द ले लें सब पर, लगभग 250 शब्द हो जाएगा टोटल। यहां पर इसमें कुछ कम लगेगा नाभिकीय में, क्योंकि इसमें उतने पॉइंट्स नहीं आएंगे, तो ये 30 शब्द में हो जाएगा। तो 230-30-60 ये 260 शब्द का प्रेजेंटेशन बन करके तैयार हो गया। चूंकि 38 नंबर का है, इसलिए आपको 300 शब्द के आसपास तक लिखना चाहिए। यही इस प्रश्न का एक शानदार प्रेजेंटेशन है। इसी प्रेजेंटेशन के अंतर्गत धारा प्रवाह के साथ आपको उत्तर निर्मित करना है, और जब धारा प्रवाह के साथ आप उत्तर निर्मित करते हैं तो बेहतर से बेहतर अंक मिलता है। इस पे निसंदेह कहीं ना कहीं कुछ मॉडल्स, कुछ डायग्राम्स बनाइए, ताकि बेहतर से बेहतर अंक फिर आपको मिल सके। क्योंकि मॉडल, डायग्राम, फ्लो चार्ट आपके उत्तर की गुणवत्ता को दर्शाते हैं, आपके बेहतर समझ को या एक मैच्योरिटी को दर्शाते हैं कि आप बेहतर समझ करके अब तक उत्तर लिखने की कला में भी दक्ष हैं, इसीलिए अधिक से अधिक अंक भी आता है। 38 में से 30 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं आप। वैसे भी थोड़ा टेक्निकल विषय वस्तु का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों पर जो उत्तर उपलब्ध हैं उनकी भी थोड़ा तुलना करके देखिएगा, तो वो पर्याप्त नहीं है या गुणात्मकता से भरे हुए नहीं है, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग उत्तर की ओर, इसी को हम लोग फॉलोअप करेंगे, है ना। ऐसे एक मॉडल है तो ऐसे ही कुछ हम लोग मॉडल देंगे। तो प्रदूषण की अवधारणा, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण को रोकने हेतु जो मॉडल है उससे हम लोग कंसर्न करके आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले उत्तर को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो प्रदूषण की अवधारणा मैं वैसे ही लिखते चलता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्रदूषण की अवधारणा अर्थात सिंपली कहें तो थीम ऑफ द पोल्यूशन। हम इसको परिभाषित करें एकदम सरलतम भाषा में, कि कोई लेमन अर्थात जो न जानता हो प्रदूषण को, वह भी एक बार में समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। और सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण यही माना जाता है कि आप इतना सरल और सहज रहें लिखने के क्रम में कि एक बार में हर चीज स्पष्ट होता रहे। क्या होगा प्रदूषण की परिभाषा? तो किसी भी प्राकृतिक घटक में अवांछित तत्वों का प्रवेश, अवांछित मतलब होता है अनडिजायरेबल, अर्थात वो उसका भाग नहीं है, और अनडिजायरेबल अर्थात जैसे परिवार और गैर परिवार। तो परिवार में आप हंसी मजाक कर सकते हैं किसी दूसरे परिवार के लोग के साथ, पार्टी मना सकते हैं, लेकिन घर जहां आप सोते हैं वहां प्रतिदिन कोई बाहरी घर के अंदर परिवार वालों के साथ मिलकर सोता या सोती नहीं हो, अनडिजायरेबल मेंबर हो जाएगा। गेस्टिंग भी कुछ दिन के लिए हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से होता है। वायु का एग्जाम्पल लें तो वायु एक कंपोनेंट है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिक्स है, लेकिन अनडिजायरेबल का मतलब हो गया यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, वो अनडिजायरेबल है, अवांछित है, अर्थात वो रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए, तो वो उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करेगा जो नेगेटिविटी से कंसर्न होगा, और वही समस्या होगा। तो किसी भी पर्यावरणीय या प्राकृतिक घटक में अवांछित तत्वों का प्रवेश या अवांछित तत्वों का शामिल होना या अवांछित तत्वों का मिश्रित होना प्रदूषण है। ठीक है। किसी भी यहीं से लिखना शुरू करते हैं। किसी भी प्राकृतिक घटक यथा वायु, मृदा या जल, ये एग्जाम्पल हो गया कि हम किस प्रकार के प्राकृतिक घटक की बात कर रहे हैं। किसी भी प्राकृतिक घटक यथा वायु, मृदा या जल
में अवांछित अनडिजायरेबल तत्वों का प्रवेश प्रदूषण है। अवांछित तत्वों का प्रवेश प्रदूषण है। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण ना दें तब भी चलेगा। उदाहरण स्वरूप, वायु में CO2 की मात्रा 0.003% है, बहुत कम है, परंतु जीवाश्म ईंधन के अतिशय प्रयोग से कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है, जो अवांछित है। यही भाग या यही प्रदूषण है। ये थोड़ा मैंने ज्यादा लिख दिया है, इसलिए ज्यादा लिख दिया है ताकि आपके पास कंटेंट भी पर्याप्त मात्रा में चला जाए। क्लास तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप इसको कम कर दें तब भी इसका मीनिंग वो निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपको उत्तर लिखवाने या समझाने की प्रक्रिया में कंटेंट और कंसेप्ट भी पर्याप्त आप तक सब प्रेषित कर दे रहा हूं। तो प्रदूषण की अवधारणा को ऐसे ही आप बता सकते हैं। अब मुद्दा है, किसी प्रदूषण की चर्चा तो की नहीं गई, तो हमें पांचों प्रकार के प्रदूषण को या प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के प्रदूषण को स्पष्ट करना होगा एक फ्लो चार्ट या मॉडल से। कैसे? तो यहां पर प्रदूषण के प्रकार को हम लोग देखेंगे। प्रदूषण के प्रकार, देखिए प्रेजेंटेशन में प्रकार और रोकने हेतु एक जो मॉडल है, तो मॉडल तो यही है। तो पहले हम लोग प्रकार को देखते हैं, है ना। प्रकार के लिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, चूंकि वो मॉडल बनेगा। प्रदूषण के प्रकार, अब सबसे पहले होगा प्रदूषण की गहनता, इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन के बेसिस पर होगा। पहले होता है प्राथमिक प्रदूषण, प्राथमिक प्रदूषण, और फिर होता है द्वितीयक प्रदूषण। द्वितीयक प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषण अधिक खतरनाक होता है और प्राथमिक प्रदूषण का, प्राइमरी पोल्यूशन का प्रोडक्ट होता है। यह प्राथमिक प्रदूषण का उत्पाद, प्रोडक्ट, एवं उससे अधिक हानिकारक होता है। तो यहां पर प्राथमिक और द्वितीयक स्पष्ट हो गया। अब हम सीधे चलते हैं प्रदूषण के स्रोत के आधार पर। प्रदूषण के स्रोत के आधार पर तो सबसे पहला हो जाएगा मृदा प्रदूषण, दूसरा
वायु प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण और पांचवा नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण। तो प्राथमिक और द्वितीयक पे तो हम पहले ही क्लियर कर दिए क्या है। अब ये डायमेंशन हमारे या नॉलेज के डायमेंशन को बता देगा कि हमें प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक भी पता है। जैसे एक प्रदूषक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर सकता है। तो प्राइमरी पोल्यूशन ये है कि वो वायु के मिक्सचर में कुछ अनडिजायरेबल पदार्थ प्रवेश कर गए, लेकिन जब ओजोन को डिप्लेट करेगा और ओजोन डिप्लेशन का एक तीसरा प्रभाव पड़ेगा, ये प्राइमरी से सेकेंडरी पोल्यूशन हो गया। अर्थात एक प्रदूषण का प्रभाव और उसके दुष्प्रभाव से एक बड़ा दुष्प्रभाव जो सीधे ग्लोबल वार्मिंग और हरितगृह प्रभाव से लेकर के जलवायु परिवर्तन तक संबंधित है, ये हो जाता है द्वितीयक प्रदूषण। आ रहा है समझ में? तो प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषण भी यहां पर स्पष्ट हो गया। अब इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, तो इस समय हमें एक मॉडल लेना चाहिए कि प्रदूषण के कारण सरकार के कार्य, प्रशासन के कार्य या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो क्रियान्वयन होता है और जनता के कार्य। तो वहां पर उस मॉडल से स्पष्ट हो जाएगा कि हम इसको अवेयर हैं, परंतु चूंकि शब्द सीमा है इसलिए हम इसको इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यहां पे हम लोग मॉडल ले सकते हैं यहीं पर, या अगले पेज पे बना देते हैं। जैसे जो तार्किक एवं अनिवार्य या तार्किक, अप्लाइड, प्रायोगिक, अनुप्रायोगिक, अरे समझ में, और अनिवार्य विधि हो, उसका निर्माण करे कौन? विधायिका। तो सबसे पहले प्रदूषण के रोकथाम के लिए, प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो तार्किक और जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनुप्रायोगिक, मतलब जो अप्लाइड भी हो, तार्किक एवं अनुप्रायोगिक विधि का निर्माण। सबसे पहले होगा विधि का निर्माण, इसके बाद प्रशासन के द्वारा जिम्मेवार, उत्तरदायी, उत्तरदायी प्रशासन द्वारा इसका क्रियान्वयन होगा। अब ये ध्यान रखना है उत्तरदायी शब्द लिखा हुआ है ना। और फिर जनता जो है वो जिम्मेवार होगी, जागरूक होगी। जिम्मेवार एवं जागरूक जनता। क्लियर हो रहा है? जनता की सहभागिता, तब बन जाता है गुड गवर्नेंस। इन तीनों में इंटरेक्शन होना चाहिए। आ रहा समझ में? और प्रदूषण पर यहां पर हम लोग रख देंगे रोकथाम के लिए। कारण की पहचान
कारण की पहचान एवं कार्य। यही मॉडल हो गया। रोकथाम के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर उसके कारण क्या क्या हैं। तो ये ऐसे मॉडल, जैसे अब देखो शुरू से हम लोग चलते हैं। तो पहले हमने बताया प्रदूषण की अवधारणा क्या है, यानी उसको परिभाषित किया। फिर प्रदूषण के प्रकार को हमने यहां पर प्राथमिक प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषण, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब इस वाले को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रदूषण के स्रोत से रोकथाम के लिए प्रदूषण की पहचान की जाए और कार्य में तार्किक एवं अनुप्रयोग विधि का निर्माण होना चाहिए। उत्तरदायी प्रशासन द्वारा उसका क्रियान्वयन होना चाहिए और जिम्मेवार एवं जागरूक जनता की सहभागिता से इस प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। प्रश्न याद कीजिए क्या था। भारत के लिए प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। प्रदूषण के रोकथाम के लिए सरकार को क्या उपयोगी कदम उठाया जाना चाहिए और फिर जनता के द्वारा क्या उपयोगी कदम उठाया जाना चाहिए। तो भाई सरकार के कदम और साथ में उसके कारण की पहचान भी हमें करनी है। तो 3 पॉइंट इन सब पे हमें लिखना है। जो मैंने पहले बताया मृदा, तो मृदा प्रदूषण के कारण और सरकार के द्वारा क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए और उसके बाद जनता के द्वारा क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाने चाहिए, सरकार के द्वारा क्या लिए जाने चाहिए। तो यही पांचों में हम अब इसको इस प्रकार से प्रेजेंट कर दें तो हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मृदा प्रदूषण पर। मृदा प्रदूषण, अब ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों स्तरों पर होता है। तो अब यहाँ पे बार बार परिभाषा को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, या आप चाहें तो दे भी सकते हैं कि मृदा में अवांछित तत्वों का प्रवेश, मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर पर अवांछित तत्वों का प्रवेश मृदा प्रदूषण है। मृदा में मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से अवांछित तत्वों का मिश्रित होना यानी मिल जाना मृदा प्रदूषण है। अब सिंपली इसके बाद आप कारण को 1 बाय 1 बताइए। कारण के बाद सरकार क्या स्टेप्स ले और फिर जनता क्या स्टेप्स ले। यदि हम कारण को देखेंगे, आप एक काम और कर सकते हैं कि कारण, सरकार के कार्य और जनता के कार्य, ऐसे चार्ट बना के भी दे सकते हैं। और या 1 बाय 1 एक एक प्रदूषण में तीनों को हम लोग प्रेजेंट करते चलेंगे। तो जो मृदा प्रदूषण के कारण हैं, जैसे कृषि में अतिशय रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग अब यहां पे मैंने कृषि कार्य नहीं लिखा, चूंकि भाव उसका वही है। तो कृषि में अतिशय रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग, आप कुछ मत कीजिए, मानव के गतिविधियों को याद करिए और किस मानव के गतिविधि में आपको तुरंत उत्तर याद आ जाएगा। पहले से आप नहीं पढ़े तब भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो होते बड़े टेक्निकल हैं, परंतु तथ्य आपके पास पर्याप्त होता है या आप ही को पता नहीं होता। तो बस मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे उसको याद किया जाता है। तो सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों को देखिए, जिसमें आएगा कृषि। तो कृषि में जहां भी एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हो रहा है या पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक का यूज ज्यादा हो रहा है, वहां पर मृदा प्रदूषित हो जाएगी, क्षरित हो जाएगी, निम्नलिखित हो जाएगी और मरुस्थलीकरण तक पहुंच सकती है ना। इसके अलावा अब कृषि आपने लिख लिया,
अब देखो, अत्यधिक चरवाहा प्रकार की प्रवृत्तियों से अपर्दन को लीड करता है पहले प्रोसेस, लेकिन उसके बाद उस पर धूल कण का या ऐसे अपशिष्टों का जमाव होना शुरू होता है, जबकि यदि घास ऊपर से रहे तो मृदा सुरक्षित रहती है। आ रहा है समझ में? तो अतिशय पशुपालन, हालांकि इसको छोड़ भी सकते हैं हम लोग। अब सीधे हम लोग चलते हैं औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट का मृदा में मिल जाना, लैंडफिल से रिसाव, लैंडफिल से रिसाव। इसके अलावा नगरीय और या इस जो घरेलू कूड़ा है, ये ग्रामीण स्तर पर भी है, इसलिए नगरीय लिखने की जरूरत नहीं है। घरेलू कूड़ा कचरा, आ रहा समझ में? तो घरेलू कूड़ा कचरा का मिलना, पॉलिथीन का प्रयोग, ये सब वे कारण हैं जो मृदा प्रदूषण को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। आप अनियंत्रित पशुचारण में लिख सकते हैं, पशुपालन से कंसर्न हो गया। अनियंत्रित पशुपालन, ये भी मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। तो ये हो गया कारण। आ रहा समझ में? अब यदि हम रोकथाम के उपाय को देखें, एक सरकार के कार्य और दूसरा मानव का, मतलब जो जनता है उसका कार्य, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए। अब यहां पर अब देखिए, कारण स्पष्ट हो चुका है। अब सरकार के कार्य, रोकथाम हेतु आवश्यक विधि का निर्माण, अब देखो कई बार परीक्षार्थी बेवजह के फैक्ट देने लगते हैं कि सरकार ने मृदा प्रदूषण से बचाव के लिए ये विधि बनाया, ये विधि बनाया। लिखा हुआ है व्हाट शुड, चाहिए। आ रहा समझ में? जो हुआ है उसकी चर्चा नहीं करनी, वरना प्रश्न में होता कि उसके संरक्षण के लिए कौन सी विधि का निर्माण या कानून का निर्माण किया गया है। तो जो डिजरेबल, आवश्यक विधि का निर्माण होना चाहिए, है ना। और सिंपली औद्योगिक कचरा या कृषि में से रासायनिक उर्वरक, इनके प्रयोग से बचाव, कृषि में रासायनिक उर्वरक की जगह हरित खाद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब देखो, औद्योगिक कचरा है, औद्योगिक वेस्ट, पर्यावरण सम्मत निपटारा, अर्थात इको फ्रेंडली प्रकार से उसका निपटारा किया जाए। आ रहा समझ में? इसके अलावा नगर अपशिष्ट या
ये बहुत बड़ा समस्या है, नगरीय अपशिष्ट का पर्यावरण सम्मत निपटारा। अब देखो, सरकार के कार्य ये हो गया है ना। अब जनता के कार्य मैं यहीं पे लिख देता हूं। जनता के कार्य, आप चाहें तो 3 कॉलम में भी लिख सकते हैं, मैं अगली बार उसको प्रेजेंट कर दूंगा, वैसे भी अच्छा रहेगा लिखना। तो जनता के कार्य जब भी आप देखेंगे तो जनता क्या करे, जैसे कृषि में रासायनिक उर्वरक की जगह परंपरागत हरित खाद, गोबर के खाद को प्रयोग में लाया जाए, विधि का पालन हो। जनता जागरूकता के साथ विधि का पालन करे, जो सबसे बड़ी समस्या है, पालन करे। कृषि में हरित खाद, हरित खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें। बेसिकली आप ने लिखा सरकार के कार्य में कि हरित खाद को प्रोत्साहन दे सरकार, और जनता उसके प्रयोग के प्रति रुझान बढ़ाए। तो उत्तर तो बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त नहीं है, उसी पॉइंट से निकल के आ रहा है। नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा, मैं कचरा ही लिख देता हूं। कचरा का प्रबंधन। कई बार क्या होता है कि जनता खुद ही नहीं सोचती, और जो घर का भी, नगरीय घरों का जो वेस्ट होता है उसको हम प्रतिभूमि में बहा देते हैं, मलमूत्र को बहा देते हैं, जिससे कई प्रकार के प्रदूषण और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जबकि उससे कंपोजिट खाद बन सकता है, हरित खाद जिसको हम कहते हैं, है ना, वो लाभकारी भी होगा। तो नगरीय एवं औद्योगिक कचरे का प्रबंधन, प्रदूषित जल को रिसाइकिल। अब ये सब जनता अपने जागरूकता से, स्थानीयता के साथ, सामुदायिकता के साथ कार्य कर सकती है। आ रहा समझ में? अब चलते हैं हम लोग वायु प्रदूषण पर। फिर इसमें भी वही होगा, वायु में अवांछित या प्राकृतिक जो वायु का संरचना है उसमें अवांछित तत्वों का प्रवेश वायु प्रदूषण है। यह विशेष रूप से हरित गैसों के वृद्धि से होता है। वायु में या वायु के प्राकृतिक संरचना में अवांछित तत्वों का प्रवेश वायु प्रदूषण है। विशेष रूप से हरित गैसों, हरित गैसों CO2, CFC, देखो सब में कार्बन है, CH4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, है ना, मीथेन, हरित गैसों की मात्रा में वृद्धि से संबंधित है। क्लियर हो रहा है? अब यहां पे आपने वायु प्रदूषण की स्थिति को स्पष्ट कर दिया।
थोड़ा सा और, प्रदूषण चाहे नगरीय क्षेत्र में हो लेकिन इसका असर ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। पेराई जो कृषि का है वो ग्रामीण क्षेत्र में जलाया जाए परंतु उसका असर नगरीय क्षेत्र में भी होता है। मतलब वायु प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जो प्रादेशिक स्तर पर उत्पन्न होता है परंतु वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव रहता है। यह ऐसा प्रदूषण है जो उत्पन्न होता है प्रादेशिक स्तर पर परंतु प्रभाव राष्ट्रीय एवं वैश्विक होता है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक होता है। अब ये इसके गहनता को भी बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। अब जो 3 कॉलम बना के बोल रहे थे, जैसे सबसे पहले वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, अब पूरा इसमें इसी में से नहीं लिख देना है, बचाव हेतु सरकार के कार्य, बचाव हेतु जनता के कार्य, यही तो है। तो एक पेज में ये एक बार में सारा दिख जाएगा, तो लिखने का यह भी एक तरीका होता है। और बेसिकली प्रेजेंटेशन क्या है? किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का वह तरीका जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो, सशक्त हो, वही सबसे अधिक अंक भी आपको दिला सकता है। तो इसके तुलना में चूंकि स्पेस भी ज्यादा लेगा, ये कम स्पेस लेगा और ज्यादा इफेक्टिव भी होगा, है ना। तो यहां पर चलते हैं हम लोग अब वायु प्रदूषण की ओर। तो वायु प्रदूषण में सबसे पहले जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ये बहुत ज्यादा सीवियर है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग सबसे खतरनाक भी है, जैसे उद्योग में कोयला, परिवहन में पेट्रोल और डीजल, है ना, ये 3 मेन है। तो जीवाश्म ईंधन एक ऐसा कारण है जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा दुश्मन है। कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा इसी से होता है, आ रहा है समझ में। तो ये जीवाश्म ईंधन को सबसे ज्यादा आप प्रमुख कारणों में आप शामिल करके चलेंगे, है ना। अब अन्य में क्या हो सकता है? जैसे फैक्ट्रियों की चिमनियों को, उद्योग में कोयला, परिवहन, कृषि में पिराई का जलाया जाना, हालांकि ये कम है, जलाया जाना, ये 3-4 ही ऐसे कार्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। ध्यान रखिएगा। आपको शायद पता हो कि जो कोयला से ताप विद्युत केंद्र का निर्माण होता है वो अकेले CO2 का 50% ग्रैब करता है। अर्थात कोयला से निर्मित ताप विद्युत केंद्र, यहां तो आप लिख सकते हैं 50% वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार, वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेवार, आप लिख सकते हैं ऐसे पॉइंट्स। इसलिए कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट भी आया। तो शॉर्टेस्ट तरीके से जो कारण है, यही सब कारण है इसका, है ना। इसके अलावा फर्नीचर का या वनीय विनाश, अब एक बात ध्यान रखिएगा, वनीय विनाश से क्या हो रहा है कि कार्बन साइकिल कमजोर पड़ जा रहा है। वन क्या करते हैं? वृक्ष समुदाय CO2 को कन्वर्ट करते हैं O2 में। तो जब वन का विनाश हम कर देंगे तो कार्बन साइकिल कमजोर पड़ जाएगा,
यानी वो फिर से O2 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कार्बन वायुमंडल में रह जाएगा, है ना। वनीय विनाश, तो वनीय विनाश भी प्रमुख कारण हो गया। अब इतना काफी है, चूंकि सारे पे हम लोग को लिखना है। बचाव हेतु सरकार के कार्य प्रभावी एवं अनुप्रायोगिक विधि निर्माण, मतलब हम नियम वही बनाएं जो लागू भी करा सकें। अरे समझ में, उत्तरदायी प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन, प्रशासनिक अधिकारियों को, अब इसमें ये तो नहीं कहा जाएगा कि फाइन करो उसमें से कमीशन ले लेना, तो कमीशन के लिए लोग फाइन करना शुरू करेंगे। हालांकि शुरू में भी देखोगे तो कस्टम ने एक्साइज ऑफिसर्स को कि भाई जितना ज़्यादा तुम पकड़ोगे, जो मतलब स्मगलिंग के माध्यम से सोना हुआ है, कोई भी इस प्रकार का गुड्स आता है तो उसमें उनका शेयर फिक्स कर दिया गया, क्योंकि वो फिर भ्रष्टाचार से ऊपर उठ के कार्य करेंगे। तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर है कि प्रशासनिक अधिकारियों को यदि जिम्मेवार, अकाउंटेबल बनाया जाए, उत्तरदायी बनाया जाए, तो सफलता से उसका उत्तरदायी प्रशासन द्वारा उसका बेहतर क्रियान्वयन कराया जा सकता है। आ रहा है समझ में। इसके अलावा जो मोटर वाहन है या परिवहन, या पहले मैं ये दे रहा हूं, सार्वजनिक परिवहन का निर्माण, परिवहन का निर्माण। देखो, सार्वजनिक परिवहन की कमी भी कई बार क्या होता है कि लोकल व्हीकल्स को यूज करने के लिए प्रेरित करता है। आप बेहतर गुणवत्ता के सार्वजनिक व्हीकल्स बनाते हैं, एसी जैसे एसी बस हो जाए वॉल्वो की तरह, आप पैसा लीजिए, चूंकि अब आज के डेट में पैसे की कमी नहीं है, मिडिल क्लास भी उस एसी बढ़िया बस का कीमत दे सकता है, मतलब किराया दे सकता है, लेकिन सुविधा आप अच्छी दीजिए। अब आप किराया तो लेंगे परंतु सुविधा बेहतर नहीं देंगे, उसको प्राइवेटाइज आप कर सकते हैं। तो सार्वजनिक परिवहन का निर्माण किया जाए। सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी या बैटरी चालित, आजकल ये दिल्ली आदि में आ चुका है, बैटरी चालित वाहन ये लाए जाएं। आ रहा है समझ में, बैटरी चालित वाहन लाए जाएं। नगरों में हरित पट्टी का निर्माण कराया जाए, ताकि कार्बन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो सके, है ना। हरित पट्टी का निर्माण कराया जा सके, ये इफेक्टिव उपाय है। यदि इसको किया जाए तो आराम से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब मानव क्या क्या कार्य कर सकता है, जरा सोचिए। तो मानव के बेहतर कार्यों की प्रक्रिया में जैसे कई चीजें हो सकता है। जैसे हम अपने घरों में बालकनी में कुछ ऐसे वृक्षों को, वृक्ष नहीं, प्लांट्स को लगाएं, पौधा कहेंगे। घरों में बेहतर O2 वाले देने वाले पौधे। अब यहाँ इतना भी आप लिख के छोड़ देते हैं तो पौधे काटने की बात तो नहीं हो रही है, पौधा लगाने की बात हो रही है। जैसे मनी प्लांट हो सकता है, तुलसी तो खैर सब कोई लगाता ही है। तो ऐसे प्लांट्स का शौक जो प्रत्येक घर में रहे, तो कम से कम हम जितना CO2 छोड़ते हैं वो कम से कम O2 में कन्वर्ट होने लगे, तो प्रबंधन हो गया। इसके अलावा स्मोकिंग ना किया जाए, सिगरेट पीने, नहीं पीना। देखो, सरकार चाहे जितना लॉ बना ले, हालांकि सरकार ने इफेक्टिव लॉ बनाया कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं होगा, तो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला जनता को।
जनता लड़ जाती है, नहीं सरकार ने लॉ बनाया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर जनता कोई आधार दे दिया गया है कानून के द्वारा, विधि के द्वारा, पुलिस को भी तब सुनना पड़ता है, तो कम से कम, और मीडिया भी आजकल प्रभावी है, कोई वीडियो बना के डाल दे रहा है, फलना आईएएस थे, ऐसे काम कर रहे थे, फंस गए, नेताजी और नप गए। आ रहा समझ में। तो सिगरेट नहीं पीना, जागरूकता में वृद्धि, मतलब जनता को भी अवेयर बनाया जाए। मीडिया की भूमिका, मीडिया की भूमिका उसी गतिशीलता के साथ बढ़ा दी जाए। ऐसा नहीं हुआ कोई सिगरेट पी रहा था पब्लिक प्लेस पे, बस स्टॉप के पास, 5 लोग हैं, हाँ क्या हो गया, आप अकेले हैं, लड़ेंगे तो नहीं, तो कुछ नहीं करना, उसका वीडियो बना के डाल देना है। अगर वो कम उम्र का है, 20-25 साल का है, तो बिहार में तो वैसी अदरक की तरह घर में कूट दिया जाएगा। अच्छा बेटा, पढ़ने भेजे थे, वहाँ छुट्टा लगा रहे थे, आओ थोड़ा यहाँ कुछ और भी नाम दिया जाए। बिहार में तो ये खुलेआम चलेगा, अदरक की तरह कूच काच दिया जाएगा। अब तब उसको ध्यान आएगा कि ये वीडियो बना के कौन डाला, कैसे डाला। आ रहा है समझ में। इस प्रकार की गत्यात्मकता को बढ़ाया जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है। तो ये सभी उपाय कहीं ना कहीं भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के बेहतर उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन है ना, निजी के मिलकर परिवहन का प्रयोग किया जाए। मिलकर निजी परिवहन साधनों का प्रयोग। देखो, हमें पता है कि हम लोग चाह रहे हैं ऑफिस, ठीक है, तो पति पत्नी तो खैर चले जाते हैं, चाहे पति बेचारा जितना डांट पाट सुनते हुए जाए, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी, लेकिन अगर मान लो 15 किलोमीटर दूरी तय करनी है, भाई कोई दानापुर से पटना कॉलेज के पास जॉब करने आ रहा है, या गांधी मैदान के पास जॉब करने आ रहा है, और कार से 3 लोग निकलेंगे, 3 कार का फ्यूल कंजम्पशन होगा, जाम भी लगेगा। तीनों एक कार पे बैठ जाएं और अल्टरनेट कर लें, आज तुम लेके आओ, कल तुम लेके आओ, कल तुम लेके आओ, और या भाड़ा की शेयरिंग कर लें, पेट्रोल में, डीजल में, तो जाम कम लगेगा। फ्यूल कंजम्पशन जाम लगने से भी ज़्यादा होता है। तो ये एक बेहतर प्रबंधन है जो जागरूकता के माध्यम से हो सकता है। लेकिन कभी इस पर जनता, या जिसने कार खरीद लिया, अब इतना भी क्या लिचड़ई करना है, दे देंगे पैसा, इसी भाव से ये सब समस्याएं उत्पन्न। तो मृदा प्रदूषण आपने लिख दिया, वायु प्रदूषण आपने लिख दिया, अब चलते हैं हम लोग जल प्रदूषण पर। फिर वही होगा जल में, यहां पर चाहे तो क्लियर कर दें, सतही एवं, या पहले हम अवधारणा से चलते हैं, जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण, अवांछित तत्वों यथा जैसे सीसा, लेड, या यहाँ पे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, शब्द बढ़ जा रहा है, तत्वों का मिश्रण जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, यह सतही एवं सतही एवं अंतर्भौम दोनों स्तरों पर, सतही एवं अंतर्भौम दोनों स्तरों पर हो रहा है। अब फिर वही कारण, सरकार के कार्य,
जनता के कार्य। क्लियर हो रहा है? आपको लग रहा होगा तथ्य ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप शब्द काउंट कीजिएगा तो शब्द बहुत ज्यादा मैं यूज नहीं कर रहा कार, और धीरे धीरे प्रेजेंटेशन में वो चीजें वैसी आ रही हैं। तो जल प्रदूषण में जब भी आप देखेंगे क्या क्या होगा भाई जल प्रदूषण में, तो नदियों में या सबसे पहले कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग कम। अब आपको लगेगा इससे जल प्रदूषित कैसे होगा, तो एक प्रोसेस होता है फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर को इरिगेशन में मिला देते हैं, मतलब सिंचाई की प्रक्रिया में ही फर्टिलाइजर को मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं फर्टिगेशन। अर्थात ट्यूबवेल है, पंपिंग सेट, उसका एक हौदा बना होता है, उसी में उर्वरक डाल देंगे तो बराबर मात्रा में सब जगह वो चला जाएगा। तो उससे सतही जल तो पोल्यूटेड होता ही है, साथ ही साथ वो रिस्क करके अंतर्भौम जल में भी जाता है। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिहार के उन क्षेत्रों में से कैमूर हो गया, सासाराम वगैरह जो कैमूर का इलाका है, रोहतास हो गया, ये बिहार में हरित क्रांति के क्षेत्र हैं और यहाँ पर अंतर्भौम जल पॉल्यूशन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। उसका कारण है रासायनिक उर्वरक का अतिशय प्रयोग, कीटनाशक का अतिशय प्रयोग। लेकिन बिहार में फिर भी ये काफ़ी कंट्रोल्ड है। पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब का जो नांगल जिला है, गुरदासपुर जिला है, वहाँ पर ये भी विधि के अंतर्गत, मतलब विधि तो नहीं बनाया गया, मतलब ये स्पष्ट रिकमेंडेशन आ चुका है कि वहाँ पर कोई वाटर प्यूरिफायर का प्लांट ना लगाया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है वो, उसको प्यूरिफाई कर पाना ही मुश्किल है। तो हमेशा प्यूरिफाई होगा नहीं, और तब उसका प्रयोग यदि सार्वजनिक तौर पे, वाणिज्यिक तौर पे किया जाए तो हानिकारक ही होगा। तो सबसे पहले कृषि की प्रक्रिया में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का कम से कम हमें प्रयोग करना है। आ रहा है समझ में? इसके अलावा और क्या किया जाए भाई, तो तालाब, झील में पशुओं को धोना, बिहार में आपने खूब देखा होगा। साबुन लगाकर नहाना, नदी या तालाब में नहाना, नगरीय मलमूत्र का उत्सर्जन, नगरीय मलमूत्र का नदियों में मिलना, औद्योगिक एवं नगरीय कचरा का नदियों में मिलना, औद्योगिक एवं नगरीय कचरा का नदियों में मिलना, ये सब हो गया इसका कारण। अब सरकार के कार्य में क्या क्या हो सकता है जरा सोचिए। तो सरकार के कार्य इसी को जो है रिवाइव कर देना है। अनुप्रायोगिक विधि निर्माण, जल के रिसाइकिल हेतु प्रोत्साहन, नगरीय मलमूत्र का प्रबंधकीय
निपटारा, मलिन बस्ती का प्रबंधन, ये जल प्रदूषण के लिए बहुत बड़े कारण हैं। औद्योगिक कचरा का निपटारा, ये सरकार के कार्य हो गया। अब जनता के कार्य, पूजा के फूल या पूजा में प्रयुक्त वस्तु को नदियों में नहीं फेंका जाए, नहीं फेंकना, या अधजले शव को नहीं बहाना। मतलब संवेदना आप रखिए, भाई दाह संस्कार किया जाता है, अब तो खैर इलेक्ट्रिक ज्यादा हो रहा है, लेकिन मटका में जो हड्डी आदि यानी अस्थि आदि को जो विसर्जित किया जाता है, तो अस्थि विसर्जन का भी कोई स्पेसिफिक जगह होना चाहिए। हर कोई चाहता है मेन घाट पे ही करें, भाई आपके पूर्वज हैं, आपको अच्छा लगेगा, बाकियों को कैसा लगेगा, तो उसका एक स्पेसिफिक जगह हो, और वो भी इस प्रकार से हो कि उसका तुरंत बेहतर निपटारा हो जाए। आ रहा है समझ में? तो अजले शवों को नहीं बहाना, इसी प्रकार से मानव का मतलब जनता का एक अवेयरनेस हो। जन जागरूकता से सार्वजनिक जलाशयों की सफाई, स्पेशली आप दीजिए बिहार में छठ पूजा, ये सरकार का लोग मुंह नहीं देखते, छठ पूजा के समय जन सहभागिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन सहभागिता द्वारा सफाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये त्यौहार केवल बिहार का तो नहीं है, लेकिन निकला या मूल रूप से बिहार से जोड़ा जाता है। आप ये पॉइंट जरूर दीजिए कि जैसे बिहार में छठ के समय जन सहभागिता से नदी के, तालाब के, छोटे छोटे जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, उनके घाटों को साफ किया जाता है, खुद लोग मिलकर के साफ करते हैं। ये बहुत बड़ा जल प्रबंधन का, जल के सफाई का एक पैमाना बन सकता है कि कैसे जनता जल को प्रबंधित करे, साफ करे। और ये एग्जाम्पल आप जरूर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी का आया हुआ प्रश्न है बिहार में छठ पूजा के समय, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी प्रकार आपका जल प्रदूषण भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण की ओर। अब ध्वनि प्रदूषण आदि पे उतने पॉइंट्स नहीं होंगे। देखो, 120 डेसिबल से अधिक यदि ध्वनि की मात्रा है, गहनता है, तो वह पोल्यूशन है। अर्थात सिंपल कहें तो 120 डेसिबल से तेज ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। इसका क्या क्या आधार हो सकता है कारण? 120 डेसिबल से तीव्र ध्वनि प्रदूषण है। जो हर्ट्ज होता है ना, सुनने की क्षमता, प्रदूषण है। तो इसका कारण क्या क्या है? अब देखो, ध्वनि प्रदूषण में आजकल सबसे पहले जो नगरीय वाहन है, भाई नगरीय वाहन में अब आप ट्रेन के साउंड को कम नहीं कर सकते, वो हमारे आपके प्रबंधन के परे है, या सरकार के प्रबंधन के परे है। ट्रेन तो रोका नहीं जा सकता, और कहाँ कहाँ रोकोगे आप? तो परिवहन में जो नगरीय वाहन हैं,
खास करके जैसे बैटरी चालित, उसमें साउंड होता ही नहीं है, या सीएनजी के वाहन, उसका साउंड बहुत मिनिमम होता है तुलना में डीजल के, तुलना में पेट्रोल के। तो नगरीय वाहन में सीएनजी या बैटरी चालित, सॉरी इसको ले लो क्योंकि तो कारण पढ़ रहे हैं ना हम लोग। नगरीय वाहन में डीजल वाले या पेट्रोल वाले जो वाहन हैं, क्योंकि सामूहिक तौर पे जब सबका साउंड आता है तो पोल्यूशन बन जाता है। एक बाइक गुजरे तो पोल्यूशन नहीं होगा, बाइक, कार, बस, ट्रक सबका आता है तो घर 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 घर, मतलब लगता है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ पोल्यूशन। या इसको हम लोग सामूहिक नगरीय वाहन लिख देते हैं। फैक्ट्री की ध्वनि, तीव्र रेल या वायुयान की ध्वनि, हालांकि ये विकल्पहीनता है, वायुयान की ध्वनि को, रेल की ध्वनि को हम और आप बंद नहीं कर सकते। फैक्ट्री की ध्वनि, वायुयान की ध्वनि, इन ध्वनियों को हम रोक नहीं सकते। आ रहा है समझ में? तीव्र हॉर्न, एक से एक तेज ध्वनि में बजने वाला हॉर्न है। लाउड स्पीकर है। ये तो बहुत दिनों तक विवाद चला कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, मंदिरों से भी। मंदिर को लेकर के समस्याएं कम हुई क्योंकि मंदिरों में रिजिडिटी कम था। मस्जिदों को लेकर के ये समस्या के तौर पे उभरा। फिर उसको आप धर्म से मत जोड़िएगा, कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो है। कई बार क्या होता है कि जो मस्जिद है उसके आसपास जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो पढ़ाई कर रहे हैं उसी समय। अब ये एक आम बात है कि अल्लाह के लिए अजान हो रहा है तो डिस्टर्ब कोई कैसे हो सकता है? भाई जब जब अजान होगा, कोई सो ही रहा है, ये जरूर नहीं कि उस समय पढ़ कर उठ करके वो अजान को सुने ही, या कुछ और धर्म के लोग भी हो सकते हैं, तो वो हो सकता है डिस्टर्ब हो रहे हों। और लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि आई हैव द फ्रीडम टू मूव माई हैंड। अगर ये हैंड किसी के गाल के आगे आ गया तो ये चाटा हो गया। तो अगर कुछ धर्म के लोग इसको पसंद नहीं करते, तो बहुत अच्छा तर्क किसी मुस्लिम व्यक्ति ने ही दिया था कि जब इस्लाम का उदय हुआ तो क्या लाउड स्पीकर था, और तब क्या अजान नहीं होते थे? क्या अल्लाह को हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता है? नहीं है। फिर इसको आप धर्म से मत जोड़िएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। कई बार विद्यार्थी इसको अन्यथा लेने लगते हैं। लाउड स्पीकर का प्रयोग, इवन आप देखेंगे बिहार पटना में खास करके सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बल्कि हम लोग जब दिलीप विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे तो दिलीप विश्वविद्यालय में कुछ ही कॉलेजों में सरस्वती पूजा मनाया जाता था, और वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे बिहारी विद्यार्थी ज़्यादा थे। सरस्वती जी की पूजा मैंने एक बड़े उत्सव के तौर पे किसी अन्य राज्य में नहीं देखा। अच्छी बात है, लेकिन आप याद कीजिए विसर्जन के समय क्या होता है। जम के ठेला पे सरस्वती जी का मूर्ति रख लिया जाता है, और डेक बजा करके जो नागिन डांस होता है सड़कों पर, और जिसको ध्वनि प्रदूषण से आप थोड़ा जोड़िए, जिसको बिहारी लैंग्वेज में लंठाई कहते हैं, खुल करके वहाँ होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ध्वनि प्रदूषण से भी संबंधित है। लाउड स्पीकर का प्रयोग, दीज आर द कॉजेज फॉर द साउंड पोल्यूशन। व्हाट गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव टू डिस्करेज दिस। फिर यहाँ पर अनुप्रायोगिक एवं व्यवहारिक विधि का प्रयोग, विधि का निर्माण। ठीक है। मानक का निर्माण एवं जन जागरूकता अभियान।
जैसे आप ही डिप्टी एसपी बनते हैं, ट्रैफिक पुलिस के तौर पे जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आप समाचार पत्रों में छूट भी होता है, आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि भाई इस प्रकार के वाहन में यदि इस प्रकार के हॉर्न का आप यूज़ करते हैं तो फाइन हो सकता है। खासकर हॉस्पिटल के पास से नो हॉर्न जोन होता है। हॉर्न एक तो विशेष प्रकार का लगाइए मत, और हॉर्न है जो कंपनी से मिला है आपको उसको भी स्कूल के पास, कॉलेज के पास या हॉस्पिटल के पास न बजाएं, जबकि स्कूल कॉलेज के पास विशेष तौर पे लोग बजाते हैं। आप समझ सकते हैं कारण क्या है। तो मानक का निर्माण एवं जन जागरूकता अभियान ये सरकार करेगी, जनता क्या करेगी? सरकार के पैमाने या निर्मित मानक का पालन करेगी, साथ ही साथ हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल ये सब नो हॉर्न जोन होते हैं। मतलब लिखा हुआ रहता है आगे स्कूल है, या आपको पता होता है भाई आप अन्यथा किसी मोहल्ले में या वैसे तो घूमने जाते नहीं हैं, आपको पता है पटना में रहे, मुजफ्फरपुर में रहे, या कहीं भी आप रहें, आपको पता है कहाँ स्कूल है कहाँ कॉलेज है। तो बेवजह वहाँ हॉर्न दे करके इंडिकेट करना, परेशान करना, तो ये जो है सरकार के निर्मित मानक का पालन करना, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल के पास नो हॉर्न जोन होना, बिना साइलेंसर के, आजकल बुलेट में जो लग रहा है फटाफट जो आवाज़ करता है, बिना साइलेंसर वाहन नहीं चलाना। आजकल स्पेशली साइलेंसर निकलवा दिया जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। अब एक बच रहा है नाभिकीय प्रदूषण। परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण एवं परमाणु ऊर्जा केंद्रों से निरंतर एवं युद्ध के समय, जैसे अभी आज 13 सितंबर 2022 है, रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है, चाइना ताइवान के बीच में जो जंग भिड़ने की या जंग होने की संभावनाएं हैं, विश्व युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बच सकता है कभी भी। इस परिस्थिति में रशिया भी लगता है कमिटेड है कि हम परमाणु बम छोड़ेंगे। जापान कह रहा है हम परमाणु बम बनाने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो ऊर्जा केंद्रों से निरंतर एवं युद्ध के समय नाभिकीय प्रदूषण। सिंपल, सरकार इसमें क्या करे, ये कारण इसमें हो ही गया। कारण यही है, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा, जैसे सौर ऊर्जा, सब अक्षय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ओटीईसी, ये सागरीय तापीय भिन्नता की वजह से बनता है, तरंगीय ऊर्जा, क्लियर हो रहा है? अब चूंकि परमाणु का यूज चिकित्सा में भी होता है, रेडियोलॉजी, जैसे किसी को कैंसर है तो उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके यूज को आप बंद नहीं कर सकते। बट चूंकि वो लॉस करेगा 10%, 5%, 90% यदि इलाज होता है तो। बट अगर आप उसको ऊर्जा केंद्र के तौर पे यूज करते हैं देन प्रॉब्लम है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा
चिकित्सा आदि में प्रयोग जारी, अन्य में डिस्करेज। अब जनता के कार्य, या इसमें एक और लिख सकते हैं आप लोग, बिहार से कंसर्न है, मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं। संवेदनशील क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा केंद्र का निर्माण नहीं। देखिए, बिहार के रजौली में, रजौली नाम सुना होगा आपने, नवादा जिले में है। बिहार के रजौली में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रोजेक्टेड है। केंद्र सरकार में जब नीतीश जी, माननीय सुशासन बाबू जब कृषि मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के मंत्रालय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही बिहार के नवादा के रजौली में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित हुआ। अब आज तक लगा नहीं, कई बार कई मंत्रीगण बिहार के ये आक्षेप लगाते हैं कि केंद्र सरकार बायस्ड है बिहार के प्रति। ऐसा नहीं है। नवादा, अब तो खैर काफ़ी नक्सलवाद घटा है, वरना नवादा जिला जो है, या फिर नवादा से लेकर के भागलपुर तक का जो इलाका है, इधर राजगीर वगैरह जो हो गया, राजगीर जिला नहीं उसी का भाग है, या इधर आते हैं कैमूर, सासाराम, कैमूर, जहानाबाद, ये सब नक्सलवाद से ग्रस्त इलाके थे। लेकिन जो बिहार, उत्तर बिहार का नक्सलवाद है वो जातिगत नक्सलवाद है। दक्षिण बिहार का जो नक्सलवाद है जो जनजातीय झारखंड से कंसर्न है, और झारखंड के जो नक्सलवादी हैं वो डायनामाइट लगाकर इस प्रकार के इक्विपमेंट्स को उड़ाने में भरोसा रखते हैं। तो यदि नवादा के रजौली में परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया जाए, और बिहार की जनसंख्या घनत्व तो भारत में किसी भी राज्य की तुलना में अधिक है, तो सोचिए किसी भी दुर्घटना, और बिहार में हर चीज़ को बड़ा ही कैजुअली लिया जाता है, ये आपको बढ़िया से पता है। तो किस प्रकार का धमाका होगा, धमाके की गूंज कितनी यादगार होगी। तो इस प्रकार से चीज़ों को डिस्करेज किया जाए। एक मूल्यांकन के पश्चात जनता क्या करे? अब जनता हालांकि इससे बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वृक्षारोपण, मैं बता रहा हूं, जेट्रोफा के पौधे, जेट्रोफा के पौधे से एक तो इथेनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन जेट्रोफा का पौधा या कई ऐसे पौधे हैं जो नाभिकीय पोल्यूशन को कम करते हैं। तो उस विशिष्ट प्रकार के कुछ पौधे का या वनस्पति समुदायों का लगाया जाना जो नाभिकीय प्रदूषण को कम करते हो। जन जागरूकता, जागरूकता मतलब बिहार में हालांकि है नहीं, लेकिन केवल समस्या बिहार से नहीं तो भारत से पूछा गया है ना। तो भाई उसके आसपास भी आप घूमने भी ना जाएं। जहां जहां परमाणु ऊर्जा केंद्र है, खासकर जहां लिखा रहता है इधर जाना मना है, वहां लोग जरूर जाते हैं। और आप समझ गए होंगे मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूं, कौन से लोग हैं जो एकांत चाहते हैं और उधर ही जाते हैं घूमने के लिए। तो जनरली इस प्रकार के इन्फेक्शंस पता नहीं चलते कि लग रहा है, बट नर्वस सिस्टम को सबसे पहले समाप्त करता है, इफेक्ट करता है। तो यही इस प्रश्न का पूरा उत्तर है डायमेंशन वाइज। शुरू में मैंने आपको बताया प्रदूषण का अवधारणा क्या है, क्योंकि भारत प्रदूषण के गंभीर खतरे से ग्रस्त है, लेकिन इस पर लिखने के लिए कहा नहीं गया। तो प्रदूषण के कारण को बताइए, सरकार को क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेना चाहिए इसको बताएं। इसलिए मैंने किसी एक्ट को नहीं बताया कि वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक्ट बना या वृक्ष के वनीय विनाश पर कौन सा एक्ट बना, चाहिए था। और फिर जनता को क्या करना चाहिए। तो प्रदूषण के कारण, सरकार के कार्य और जनता के कार्य, और फिर आप लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। उपयुक्त कारणों को समझकर सरकार अपेक्षित प्रयास करे, जन जागरूकता को बढ़ाए, और जनता का यह कार्य होगा कि सहभागिता की सुनिश्चितता के साथ वो सरकार के कार्य को सरकार का नहीं स्वयं का कार्य समझे, और तब जाकर इस प्रदूषण नामक राक्षस से, प्रदूषण नामक समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। यही फिर इसका कंक्लूजन होगा।
यही इस प्रश्न का उत्तर है। ऑलमोस्ट एक क्लास की तरह ही हो गया, थोड़ा लंबा वीडियो है, वीडियो लंबा बना है, लेकिन ये इसीलिए है क्योंकि बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है, शायद 30 सितंबर को होगा। इसके पश्चात आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो हम लोगों का प्रयास है कि बीपीएस संबंधित जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं उसका एक सारगर्भित उत्तर मिले आपको, और उत्तर लिखने का कौशल अर्थात स्किल किस प्रकार का होना चाहिए, क्या सोच करके कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाना चाहिए, यह भी आप सीख सकें। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले प्रश्न के उत्तर के साथ। बिहार के परीक्षार्थी बड़े जुझारू और जीवटता वाले तो होते हैं, परंतु कई बार गुणवत्ता लैग कर जाते हैं। उस गुणवत्ता को भी सीखिए, और खासकर इस प्रकार से कि कम नॉलेज के बावजूद भी कई बार बेहतर संप्रेषण या बेहतर प्रस्तुतिकरण से अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है। प्रयास यह भी है टीम दृष्टि का कि आपको वह भी संप्रेषित किया जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।